नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भारत की रानी राजकुमारी द्वारा लिखित पुस्तकें। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी रानियां और कितनी राजकुमारी पुस्तकें लिखी है? अगर लिखी है तो वह कौन रानी है, वह कौन राजकुमारी है जिन्होंने पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में उस समय की समकालीन परिस्थिति के बारे में क्या लिखी है? क्या वह राजनीतिक से प्रेरित पुस्तक है? क्या वह धार्मिक पुस्तकें हैं? क्या वह ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, या सामाजिक या आर्थिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर लिखी गई है? क्या वह रोमांटिक पुस्तक है? क्या श्रृंगार रस से रसानुभूत पुस्तकें हैं? यह जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वह बहुत ही उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि बीपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन तथा यूपीएससी में यह आपको पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसको आद्योपांत आप देखेंगे, समझेंगे और इसका चिंतन मनन करेंगे। आइए मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूँ वह कौन सी लेखिका थी, कौन सी कवित्री थी जो जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी, और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के साथ साथ उन्होंने उस पुस्तक में क्या लिखी, इस सब के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि यह जो पुस्तकें हैं, इसमें सबसे पहली जो आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ वह है चालुक्य वंश की रानी द्वारा लिखित पुस्तकें। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है आपका राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। यह जो आप देख रहे हैं, यह जो है विजय भट्टारिका की चित्र है, और इसको हम विजया महादेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह जो है आपको बतला दें कि यह फर्स्ट वोमेन भी हैं, प्रथम महिला हैं जिन्होंने गोवा पर राज्य भी किया था। यह चालुक्य वंश की रानी रही हैं और राजा चंद्रादित्य की यह पत्नी रही हैं। यहाँ पर एक और आपको दिखा रहे हैं विजया महादेवी, जो बादामी के चालुक्य वंश की रानी रही हैं, और यह जो आपको बतला रहे हैं यह बहुत अच्छी कवित्री थी और बहुत ही अच्छी कविता लिखती थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राजशेखर जो बहुत बड़े मर्मज्ञ कवि थे, राजशेखर को समर्पित जलहन ने सूक्ति मुक्तावली में उन विजयंका का जो कंपेयर की है वह माँ सरस्वती से कंपेयर की है। आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर की बहुत सारे विद्वान हुए जो पूरे भारतवर्ष में उनका परचम फहराया, कलहन, विलहन, जलहन। तो उसमें मैं जलहन की बात कर रहा हूँ। जलहन बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और आपको लेखक रहे हैं। उन्होंने सूक्ति मुक्तावली में इनकी चर्चा किए हैं। इसका मतलब है कि यह रियली सरस्वती के रूप में थी। इनकी जो कविताएं होती थी आपको माँ सरस्वती के आशीर्वाद के रूप में होती थी, और इनकी तुलना
इनका कंपेयर सरस्वती से की गई थी। वही सरस्वती, माँ सरस्वती जो गॉडेस ऑफ विजडम एंड लर्निंग की रही हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना चाहिए। विजया शब्द भी जो होता है विक्ट्री से होता है। विजयंका का भी जो मीनिंग होता है वह विक्ट्री से होता है। और यह जो होता है वीज़ा जो शब्द है, एक्चुअली वीज़ा जो शब्द है नॉलेज और साइंस, लिटरेरी मीनिंग है नॉलेज और साइंस। तो यह विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान की यह देवी के रूप में मानी जाती थी। इनकी पुस्तकें जो है उपलब्ध नहीं हो पाई या खो गई, जो आपको, लेकिन इनका जो संदर्भ आया है, उस संदर्भ के आधार पर जिन्होंने जलहन ने किया है सूक्त मुक्तावली में, इससे जाहिर होता है, अन्य कई कवियों ने भी किया है, इससे स्पष्ट होता है, दृष्टिगोचर होता है कि यह बहुत ही विदुषी महिला थी, कवियत्री थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की रानी जो हैं वह, उसमें आपको गंगा देवी हैं। गंगा देवी जो हैं सो आपको मैं बता रहा हूँ। गंगा देवी जो हैं, जिनका नाम जो है आपको गंगाम्बिका है, बहुत फेमस रही हैं। और यह बुका प्रथम जो राजा थे, हरिहर और बुका, हरिहर विजयनगर साम्राज्य के स्थापित करने वाले थे। दोनों भाई थे, हरिहर और बुका, लेकिन बड़े भाई हरिहर थे और इसीलिए उनको स्थान दिया गया। छोटे भाई जब हरिहर मरे तो बुका बने, और बुका के पुत्र कुमार कंपन, जिनको कंपन उदयार भी कहा जाता है, मदुरा के उस समय के जो तत्कालीन शासक थे, उनका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह, को हराया। और उसका वर्णन जो है, उनकी पत्नी जो है गंगा देवी, जिसको हमने पहले भी बताया, गंगाम्बिका ने मदुरा विजयम में की है। और मदुरा विजयम जो है, इसका एक और नाम है, आप ध्यान रखेंगे। ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यह भूलिएगा नहीं। और यह जो है मदुरा विजयम का दूसरा नाम है वीर कंप राय चरितम, जिसका संस्कृत में यह काव्य है। 8 सर्ग में अभी तक जो है 4 सर्ग मिले हैं। सर्ग का मतलब होता है, संस्कृत पुस्तकों में कहीं आप देखेंगे सर्ग लिखा हुआ रहेगा, कहीं आपको लिखा रहेगा, आपको उच्छ्वास लिखा रहेगा, उच्छ्वास लिखा रहेगा, कहीं आपको लिखा रहेगा पाद लिखा रहेगा, कहीं भी आपको कई अन्य है। ये सब का मतलब जो होता है वह पाठ होता है। अंग्रेजी में उसको हम लेशन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको लेशन कहते हैं। तो यह इसका मतलब है 8 सर्ग में से 8 पाठ के थे, पाठ वाले थे, लेशन वाले थे, लेकिन उसमें 4 सर्ग नहीं मिल पाया। आप जानते हैं पुरानी पुस्तकों को की धरोहर और दस्तावेज रखने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसके चलते यह विस्मृति के गर्भ में छुप गया। लेकिन इन 4 सर्ग से ही इनकी विदुषी होने का प्रबल प्रमाण, प्रदूषित ही नहीं माने सुगंधित करता है समाज को। यह जो है प्रज्वलवान इनकी ज्ञान भंडार थी, इनकी चक्षु जो थी वह काफ़ी दिव्य और भव्य थी, जिन्होंने इस चीज़ को लिखा है। और यह पुस्तक है गंगा देवी की और गंगाम्बिका का, और इसका नाम है मदुरा विजयम और वीर कंप राय चरितम। या किसी रूप में पूछे जा सकते हैं, या ध्यान रखिएगा। यह जो है आपको मैंने बताया था, बुका प्रथम के पुत्र कुमार कंपन है, कुमार कंपन है।
अगर मेरे भी नाम याद रखेंगे, मेरा भी नाम कुमार उत्पल है, तो कुमार शब्द से याद ध्यान पर आ जाएगा कुमार कंपन है। तो इनको एक और भी नाम से हम लोग पुकारते हैं, कंपन, इनका नाम से हम पुकारते हैं कंपन, उदयार के नाम से पुकारते हैं। आप ये समझिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं दूसरी पुस्तक के बारे में बतला रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की रानी रही हैं, तो उनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तिरुलंबा, तिरुलंबा जो थी ये भी बहुत ही विदुषी थी, प्रख्यात आपको यह कवित्री रही हैं। अच्युत देव राय, यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं यह अच्युत देव राय हैं, और यह जो है उनकी पत्नी जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वरदाम्बिका है। यह प्रथम पत्नी इनकी है, और वरदाम्बिका के परिणय मीन्स इनकी शादी पर इन्होंने लिखा है, आपको इनका नाम है वरदाम्बिका परिणय चंपू। चंपू का मतलब होता है, यह बात आप जान लीजिए, चंपू का मतलब क्या होता है मैं आपको बतला रहा हूँ। चंपू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकों में चंपू का मतलब होता है वह पुस्तक, वैसी पुस्तक जिसमें गद्य गद्य प्लस पद्य में लिखा हुआ हो, वैसी किताब को हम लोग चंपू कहते हैं। केवल अगर गद्य हैं तो प्रोज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर पद्य हैं तो पोइट्री हो जाएंगे। लेकिन चंपू में गद्य और पद्य दोनों है, इसीलिए इसका नाम है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, यह वरदाम्बिका जो है वरदाम्बिका परिणय चंपू है। तो वरदाम्बिका परिणय चंपू आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ अच्युत राय की शादी, या जो हैं आपको वरदाम्बिका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वरदाम्बिका हैं यहाँ पर, वरदाम्बिका हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, वरदाम्बिका हैं, वरदाम्बिका यहाँ पर हैं, इनसे शादी हुई है। पांडे यह जो है राजकुमारी होती है, इनकी शादी होती है, और उस शादी जो हो रही है यह साधारण शादी नहीं है, यह प्रेम से उपजी हुई शादी है। पहले प्रेम होता है तब शादी होती है, वो भी राजा की शादी है। तो उस पर उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से, और पूरे उस समय की जो परिस्थितियां थी और उस समय की जो राजा का एक संवेग और एक भाव और विचार और दृष्टिकोण और भाव प्रवणता जो है, और भाव की जो प्रवाह है, यह बहुत ही तीव्र है, तेजक है, मारक है, और काफ़ी हृदय स्पंदी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो है आपको श्रृंगार रस से आपको पूरे पूरे भरा हुआ है, और यह लबालब है श्रृंगार रस से। तो यह बड़ा ही पठनीय है, रखनीय है, और इसको हम लोगों को सहेज के इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यह तिरुलंबा जो हैं कवित्री हैं, और मैं आपको इनके बारे में थोड़ा-सा और बतलाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आगे क्या होता है, मैं उस पर भी थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहता हूँ कि यह जो हैं तिरुलंबा जो हैं, इनको अदुवा भी कहा जाता है। अदुवा का मतलब रीडर। इनका जो है आपको जो किंग अच्युता राय हैं, वह अपने यहाँ इनको रखते हैं रीडर के रूप में, जो अदुवा कहलाता था रॉयल कोर्ट में, और इनको मुख्य रूप से इनको रीडिंग का काम मिलता था। जस्ट जो विद्वानों को, जेंटिलमैन को, ये सबको इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, और इनको जिसके चलते इनको बहुत इनकी अच्छी पकड़ थी एक्सप्रेशन की, राइटिंग की, और यह लिखने पढ़ने में ही यह दक्ष थी, कुशल थी। और मैं आपको बता रहा हूँ यह
गीत, संगीत और प्रगीत तीनों में यह बहुत ही प्रज्वलवान थी, बहुत ही ज्ञानी थी और इसके चलते इनसे और यह देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। इसलिए राजा का इनके प्रति आकर्षण हुआ और बाद में इनको क्या हुआ, अपनी रानी के रूप में इनको स्थापित किए हैं और यह जो हैं आपको इनको राज महिषी के रूप में इनको स्थापित किया गया। पहली पत्नी जो है वह पट महिषी के रूप में थी, जो क्वीन थी, प्रिंसिपल क्वीन थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको उनके राजा हैं, खुद यहाँ पर राजा हैं, यह राजा हैं, आप देख रहे हैं राजा हैं और यह जो हैं आपको चिन्नमा देवी हैं, तिरुमलम्बा देवी है, या तिरुलंबा देवी हैं, या सेकेंड है वाइफ हैं या फर्स्ट वाइफ हैं, ठीक है ना। तो यह आपको इनकी चित्र है, इसको ध्यान में आप रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने इस कविता की पुस्तकों में प्रिंस वेंकटाद्रि की भी चर्चा इन्होंने की है। वेंकटाद्रि इनके राजकुमार हैं और फर्स्ट बॉर्न ऑफ वरदाम्बिका के हैं। वरदाम्बिका जो इनकी फर्स्ट पत्नी होती हैं, उनके प्रथम सन प्रिंस वेंकटाद्रि हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह विजयनगर के साम्राज्य की यह दो रानियां जो हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, मैं आगे बतला रहा हूँ। अब हम आते हैं मुगल कालीन राजकुमारी द्वारा लिखित पुस्तकें। मैं आपको बता रहा हूँ जहांनारा बेगम। जहांनारा बेगम जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जहांनारा बेगम ये हैं और यह जहांनारा बेगम जो हैं इनकी चित्र भी है और इनकी पुस्तकें भी हैं। जहां आरा बेगम भी कहा जाता है। जहां आरा बेगम जो हैं या जो हैं आपका किताब, इनकी पहली किताब है मुनीस अल अरवाह, जो कॉन्फिडेंस ऑफ सोल कहा जाता है और ये मोइनुद्दीन चिश्ती की आपको जीवन परिचय है, बायोग्राफी अंग्रेजी में है, यह जो है आपको लिखी हैं और यह बाद में इनको सूफीज़्म के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा। और सूफीज़्म ऐसी चीज़ है कि बहुत ही आकर्षक रहता है, क्योंकि इसमें आपको हृदय साफ करके गीत, संगीत और प्रगीत में के माध्यम से यह ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा ही मनभावन लगता है। इनको भी हृदय से चिश्ती के प्रति मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति बहुत ज़्यादा इनका श्रद्धा हुआ और इन्होंने लिख डाला। तो यह उस समय की जो सूफीज़्म की जो स्थिति थी, उस पर इन्होंने बहुत बेहतरीन पुस्तक के रूप में लिखी हैं, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा है रिसालाह ई शाही बयान, जो बायोग्राफी है एम शाह की बायोग्राफी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी आपको आपको धार्मिक और मुख्य रूप से रिलीजियस यह किताब है, रिसालाह ई शाही बयान। यह पुस्तक आपको देख रहे हैं, यहाँ पर एम शाह हैं, ये भी धार्मिक बहुत ही बड़े ज्ञानी आदमी है, उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है। तो यह भी बहुत ही अच्छी पुस्तकों में से आती है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल में अभी कई पीसीएस में यह पुस्तक के बारे में पूछे गए हैं, 2-3 महीना पहले यह पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। आइए मैं नेक्स्ट आपको बतला रहा हूँ मुगल कालीन जो राजकुमारी अन्य हैं, जिसमें गुलबदन बेगम है। गुलबदन बागो बेगम कहा जाता है इनको, और ये भी बहुत प्रखर विदुषी रही हैं और यह अरबी फारसी की विदुषी रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा।
हुमायूंनामा यह रचना की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हुमायूंनामा पुस्तक है, और गुलबदन बेगम इन्होंने लिखा है आपको द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। या जो है आपको मैंने आपको बताया है A.S. बेवरेज जो हैं बहुत ट्रांसलेशन का काम किया है। आपको बाबरनामा में भी इनका है, कई पुस्तकों में इनका ट्रांसलेशन है। वाइफ हस्बैंड दोनों बेवरेज साहब के अपने और बेवरेज साहब की मैडम दोनों जो हैं बाबरनामा से लेकर के हुमायूंनामा में ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। यह बहुत ही संग्रहणीय पठनीय पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह समझिए पहली महिला इतिहासकार हैं, यह पहली महिला इतिहासकार हैं। और यह आपको मैंने चर्चा किया भी होगा कि जहरुद्दीन बाबर की बेटी हैं। गुलबदन बेगम का जन्म अफ़गानिस्तान के काबुल में 1523 में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में पिता के देहांत हो गया था। उनकी सौतेली माँ रानी माहम बेगम ने इनको गोद ले लिया। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की माँ थी, और गुलबदन का बचपन बादशाह हुमायूं की ही देख रेख में गुजरा था। उन्हें बचपन से बहुत पढ़ने का शौक़ था। फ़ारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं लिखा करती थी, और वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत ही करीब रही हैं, और उनको आप रोज़ कहानियाँ सुनाती थी, नवीन नवीन कहानियाँ बड़े ही सलीके से सुनाती थी। इसलिए बचपन से बुआ के प्रति उनका बहुत ही आदर और स्नेह था। और उन्होंने कहा भी अकबर ने कि आप हुमायूं के जीवन लिखें, और तो उन्होंने क्या किया, बुढ़ापे में गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखने का काम शुरू किया है। 16वीं शताब्दी का इकलौता दस्तावेज है जो शाही परिवार के किसी औरत ने लिखा हो, इसको ध्यान में रखेंगे। यह बहुत सीधी सादी सरल भाषा में लिखी है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं अलंकार की बात नहीं है, कहीं रस का प्रयोग नहीं किए हैं। एकदम जैसे हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चे को हम लोग चाहे वीडियो हो, चाहे हम लोग पीडीएफ नोट्स देते हो, चाहे क्लास में हो, हम लोगों को नहीं श्रृंगार रस में जाना है, नहीं शोध रस में जाना है, और नहीं आपको वन लाइनर जो आजकल नोट्स वगैरह रहते हैं, या आपको गेस पेपर या क्या क्या सब आजकल निकलने लगा है, वो सब रहते हैं। लेकिन हम लोग उस पर नहीं, हम लोगों को इतने जो सही बातें हैं उसी सही बातों को हम लोगों को चर्चा करना है। हम लोगों को वीडियो में ही हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग व्यक्तिगत जीवन पर नहीं ध्यान देते हैं, और उनका जो कोई जो सही पक्ष है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो उनका ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा कृतित्व या ऐसा वक्तृत्व जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर हम लोगों को बहुत ही सटीक रूप से, बहुत ही सलीके रूप से हम लोगों को बतलाना है, और हम वही काम करते हैं। तो इन्होंने बड़ी ही सटीक और सही जो बातें हैं उसको हूबहू आपको लगेगा, जब इनकी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो समाज था, जो व्यवस्था थी, उसी में आपको लगेगा कि मैं उस काल में पहुंच गया हूं। और इन्होंने आपको उस समय की जो कैसे औरतें जनाना खाना में रहते हैं, उनकी रोज़ की गतिविधियां क्या है, उनकी दिल की बातें क्या है, उस समय कैसे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन सब की जिक्र किया है। लेकिन यह राजा महाराजा की शौर्य गाथा या वीर गाथा की चर्चा इन्होंने नहीं किया है, बल्कि उस समय की तत्कालीन भारत और हुमायूं बाबर की सचित्र एक तरह का
पिक्चर को प्रस्तुत किया है एक साधारण इंसान की भांति, तो यह काम किया है बखूबी। और यह वो अपने पिताजी बाबरनामा से उन्होंने सीखा है, जिसमें उन्होंने बाबरनामा में सीधी सादी आम भाषा में लिखा है, जो वह एक प्रेरक तत्व के रूप में लिया। इसीलिए इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने सरल भाषा में, लेकिन सांगोपांग जो सामाजिक स्थितियां थी, राजनीतिक स्थितियां थी, सांस्कृतिक जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, जो कस्टम थे, जो रिवाज थे, उन सब की चर्चा किए हैं। और यह जो है आपको बता देते हैं, हुमायूं और उनकी सहेली एक हमीदा बेगम थी, और वह हमीदा और हुमायूं, ह से हमीदा, ह से हुमायूं, हमीदा और हुमायूं की जो प्रेम कहानी है उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। हमीदा तो पहले शादी से इनकार की, बाद में हुमायूं का जो प्रेम प्रस्ताव आया तो स्वीकार कर ली। और वो अपने पिता के बारे में भी कहती हैं कि जब एक बार हुमायूं 22 साल के थे, काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो रात भर वह जग करके आपको वह आपको ध्यान करते रहें, उस के सभी पहलुओं को ध्यान करते हुए, और गॉड को भी ध्यान करते रहें, खुदा को भी ध्यान करते रहें, चारों तरफ वह घूमते रहें, लेकिन अंदर से तो वह टूट चुके थे। लेकिन अचानक वह देखते हैं कि हुमायूं ठीक हो गए हैं, और कुछ दिनों के बाद बाबर जो हैं चल बसते हैं। सो यह बड़ा ही रोमांचक और ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक है, कोई भी आदमी, कोई पिता का और पुत्र के प्रति जो लगाव होता है, वह लगाव को ही बड़ा ही मनोचिकित्सक की भांति और उनके मनभावों की हर तरंग और हर लहर को इस तरह से जोड़ा है कि लगता है कि यह जो है साक्षात आप उस परिवेश में आकर के देख रहे हो, ऐसी इनकी लेखनी होती थी। और यह जो है, लेकिन अफसोस की एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, हुमायूंनामा का जो आज हमारे पास हुमायूंनामा का एक भी प्रति उपलब्ध नहीं है, वो भी अधूरी है, फटी हुई है, और पन्ने लापता हैं। जहाँ तक संभव हो इस पन्ने को एकत्रित किया गया है। आज यह पुस्तक जो है, किताब जो है, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है। साल 1901 में अंग्रेज इतिहासकार, मैंने आपको शुरू में ही बतलाया था कि यह इतिहासकार जो हैं बहुत ही मर्मज्ञ इतिहासकार हैं। एनेट बेवरेज वाइफ, दोनों ने बाबरनामा से ले करके इनका भी लिखे हैं। बेवरेज साहब खुद लिखे हैं, और उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसको ध्यान रखिएगा, अनुवाद किया है, जो 2001 में भारत में उपलब्ध हुआ, और 2006 में बंगाली में भी अनुवाद किया गया। गुलबदन बेगम का इतिहास के पन्नों पर वही जगह मिलनी चाहिए जो आपको कल्हन को मिला, आपको वाणभट्ट को मिला, जो अन्य बहुत सारे इतिहासकार को मिला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी आपको इतिहासकारा भी थी। चलिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। उनका बहुत लगाव था शिक्षा से, और वह बैतुल उल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। और दूसरी बात है कि दीवाने ए मख्फ, जिसको मक्की भी कहा जाता था, उस नाम से कविताएं लिखती थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही है औरंगजेब की सुपुत्री, जो आपको जेबुनिसा कहलाती हैं। और आप देख रहे हैं इनकी जो पुस्तकें हैं, दीवान ए मख्फी, मख्फ भी कहा जाता है, मक्की कविताएं को कहा जाता है, दीवान ए मख्फी यह पुस्तक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब पुस्तक बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाते हैं।
और इसलिए मैंने आपको बड़ी मेहनत करके जो पूरे भारतीय इतिहास में हमने हड़प्पा से लेकर के आपको 1857 तक जब देश में यह बात थी, राजा और रानी की बात थी, तो जितने भी रानियां हैं और जितने भी प्रिंसेस हैं, राजकुमारियां हैं, उनकी द्वारा जो रचित पुस्तक है उसको मैंने प्रस्तुत किया है। आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।